Hello everyone, so my name is Shubhani Jain and I am here to discuss the botany part of the NEET 2022 paper. So आज हम सारे NEET के questions discuss करेंगे botany वाले syllabus के which starts from 101. So one by one करके हम सारे questions discuss करेंगे. Overall अगर हम देखें, overall अगर comment करें तो पेपर में जो क्वेश्चंस थे लिटिल बिट लेंदी थे, हम ये बोल सकते हैं. ऑल दो एनसीईआरटी बेस्ड थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी थे, बट या लेंदी थे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी या कंफ्यूजिंग थे. सो लेट्स सी कैसे क्वेश्चंस थे. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. 101, इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू. तो ओवरऑल इसमें पूछा है कि क्यों डार्क ब्राउन होता है एजाइलम वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, एंड उसके रीजंस यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है और इनमें से सही वाले ऑप्शंस हमें ओवरऑल बताने हैं. सो सबसे पहली बात, जाइलम जो होता है टूवर्ड्स सेंटर होता है, फ्लोएम टूवर्ड्स पेरिफेरी होता है. तो इसका जो रीज़न होगा वो भी सेंटर वाले पार्ट से रिलेटेड ही होगा और हम ये बोल सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिपोजिशन की वजह से ही ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. द फर्स्ट इज ए, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels. तो वेसल्स में डिपोजिशन की वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ये रीज़न एकदम सही है, यस. नेक्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम. तो ऑफकोर्स जाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर वाला पार्ट समझते ही हम यहाँ पे सेंटर वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये भी जाइलम से रिलेटेड है एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट. उसके अलावा डिपोजिशन ऑफ सुबारिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, आउटर में पेरिफेरी की तरफ नहीं है ये. डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स एंड रम्स, रेजिन्स, एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल पार्ट, अगेन पेरिफेरी में, ये वाली चीज़ भी गलत है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमेटिक सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एज एन एसेंशियल ऑयल, तो ये वाला ऑप्शन भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. सो ओवरऑल फर्स्ट ए और बी वाले करेक्ट है. तो लेट्स सी किसमें है. थर्ड ऑप्शन में ए और बी वाले ऑप्शन गिवन है, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. नेक्स्ट है 102, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये बताना है. इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं लिटिल बिट लेंदी होते हैं क्योंकि आपको पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर. सो यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, तो यस यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो ये चीज़ गलत है, यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, तो ऑफकोर्स डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है इन न्यूक्लियोसोम, तो ये बिल्कुल सही है. हिस्टोन के ऊपर ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है कॉइल अप होता है एंड ओवरऑल न्यूक्लियोसोम बनाता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Histone are rich in lysine and arginine. This option is also correct. So A, C and D are correct till now. A typical nucleosome contain 400 base pair of DNA helix. तो 400 नहीं होते स्टूडेंट्स, 200 होते हैं. सो अगेन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ओवरऑल यहाँ पे करेक्ट वाले स्टेटमेंट पूछे हैं तो वी केम टू द आंसर दैट इज ए, सी एंड डी. तो ए, सी, डी हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. तो इसमें से कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अकॉर्डिंग नहीं है, सही नहीं है, ट्रू नहीं है. द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिविंग ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल, तो ब्लू कलर्ड नहीं होता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑरेंज, ब्राइटली ऑरेंज कलर के आपके बैंड्स देखने को मिलते हैं यूवी लाइट के एक्सपोजर पे. तो यस दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और इसमें नॉट ट्रू ही पूछा है तो आगे के ऑप्शन हमें रीड करने की जरूरत भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ. सो ओवरऑल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है. तो इसका बहुत सिंपल आंसर है एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स वगैरह में. ऑर्थोपोड्स जो होते हैं ये जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं और इनके अंदर जो आउटर पार्ट में इनके स्केलेटन होता है इसलिए एक्सोस्केलेटन बोलते हैं और काइटिन का बना होता है जिसकी वजह से वो हार्ड कवरिंग ओवरऑल उनकी होती है ऊपर की तरफ. सो यस काइटिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है जिसमें ये अलग अलग फंक्शंस हैं और एलिमेंट के साथ आपको मैच करने हैं. यहाँ पे देख लेते हैं. एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटलेस, तो ये काम कौन करता है, ये काम आयरन करता है. एनसीईआरटी लाइंस है सारी.
required for germination, boron is required for germination, activate the enzyme for respiration, तो ये काम मैग्नीशियम करता है, and function in splitting of water during photosynthesis, photosynthesis के टाइम ओवरऑल ये वाला जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय मैंगनीज। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो फोर्थ वन इज करेक्ट, ए का फोर्थ ऑप्शन है मैंगनीज, बी का थर्ड ऑप्शन है, बी का थर्ड एक्टिवेट्स मैग्नीशियम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी का 2 ऑप्शन है बोरॉन का रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन, एंड लास्ट इज डी का 1 दैट इज आयरन एक्टिवेट्स द कैटालेस एंजाइम, एज इट इज all the points are given in the NCERT. Next, DNA polymorphism forms the basis of, किस किस का बेसिस है DNA polymorphism, तो DNA polymorphism यहाँ पे जल्दी से हम जेनेटिक मैपिंग टिक कर सकते हैं, मगर एक्चुअली NCERT में गिवन है क्लियरली जेनेटिक मैपिंग में भी हेल्प करता है DNA polymorphism, और DNA फिंगरप्रिंटिंग में तो ऑफ कोर्स करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करना है आंसर टिक्स, ऑप्शन अच्छे से पढ़ो एंड देन ओनली आंसर द गिवन क्वेश्चन। सो इसका परफेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट। नेक्स्ट है द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू, तो गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जो फाइटो हार्मोन है कौन सा ऐसा गैशियस वाला है, पहली चीज़ ये हो गई, एंड देन किस लिए यूज़ में आता है, तो इथाइलिन गैशियस हार्मोन है हमें पता है या हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एंड देन इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो यस दिस इज ऑल्सो दिस फंक्शन इज क्लियरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, सो 107 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2, इसमें से आपको सही गलत वाले स्टेटमेंट बताने हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट एंड फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, तो यस अगर हम बात करें C4 प्लांट्स में ऊपर की तरफ वी हैव दिस पिलर लाइक सेल्स, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, और नीचे की तरफ आपको मिलेंगे सर्कुलरली अरेंज्ड बंडल शीथ सेल्स अराउंड द वेस्क्यूलर बंडल, तो ये जो बाहर की तरफ अरेंज्ड सेल्स हैं इनमें बेसिकली रुबिस्को प्रेजेंट होता है। रुबिस्को को अंदर इसलिए शिफ्ट करा जाता है क्योंकि रुबिस्को दैट इज CO का फुल फॉर्म होता है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह भी, तो कार्बोक्सिलेज की तरह कब काम करता है, जब कंपैरेटिवली CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो और टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह से ये काम करता है। तो और अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता है और ऑक्सीडेशन कर देता है। अगर इसका O वाला फंक्शन दैट इज ऑक्सीजनेज वाला फंक्शन डोमिनेंट हुआ तो ये कर देगा फोटो रेस्पिरेशन, विच इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस फॉर द प्लांट। तो इससे बचने के लिए अडेप्टेशन हुआ प्लांट्स में और उन्होंने ये C4 साइकिल डेवलप करी जिसके थ्रू वो CO2 को अंदर वाले सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है, ना कि मीजोफिल सेल्स में। सो ओवरऑल ये अंदर की तरफ शिफ्ट करने की वजह से ओवरऑल जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है और जो फोटो रेस्पिरेशन है वो भी नहीं हो पाता, और रुबिस्को के पास अबंडेंट क्वांटिटी में सिर्फ क्या अवेलेबल होता है, CO2, ताकि वो उसी को ऑक्सीडाइज कर सके, उसी को यूज़ कर सके, ना कि ऑक्सीजन आए और ऑक्सीडेशन करे। सो दिस इज द रीज़न ऐसा C4 प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन है C4 प्लांट्स में पेप मीजोफिल सेल में फाउंड होता है, तो यस C4 जो साइकिल है वो CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है बंडल शीथ सेल्स तक और ये साइकिल शुरू हो जाती है मीजोफिल सेल में, और मीजोफिल सेल में ही हमें पेप मिलता है, शॉर्ट में इसको पेप बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम इन द अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो C4 प्लांट्स में मीजोफिल में रुबिस्को नहीं होता, अभी अभी मैंने बताया रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, इन द बंडल शीथ सेल्स। तो यस बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशंस आर कॉजेज फॉर, ये किसके कॉजेज हैं ये हमें बताना है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इसका आंसर है, बहुत सीधा सीधा, सिंपली इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी कि ये सारे रीजंस होते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सो इसका डायरेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रीसेंट ईयर,
अभी रिसेंट ईयर में कुकुम्बर का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है. एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन हैज़ रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज्ड यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स. तो ये जो एंजाइम है, ये जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, कुकुम्बर में प्रोडक्शन कौन इंक्रीज करता है? द गैसियस हार्मोन विच इज एथाइलिन. तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट. नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस कैरेक्टराइजेस. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है वो क्यों बनता है? दैट इज द क्वेश्चन. सो इफ वी सी दिस इज द क्रोमोसोम एंड यहाँ से अगर एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें हेल्प करता है. सो ओवरऑल दिस इज द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर 1, ऑप्शन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन. मतलब इसमें से कौन सा इन सी टू है? इनडायरेक्टली ये पूछा है. सो नेशनल पार्क डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है इन सी टू, जहाँ पे सेम जगह पे कंजर्वेशन करा जाता है, ना कि दूसरी जगह पे ले जाके. सो इन सी टू दैट इज नेशनल पार्क. Which one of the following produces nitrogen fixing nodules on roots of ulnus? Non-leguminous plant ulnus में Frankia direct NCERT में given है. So Frankia is the correct answer for this. Which one of the following statement cannot be connected to predation? Predation से कौन सा ऑप्शन कनेक्टेड नहीं है? सो बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड. तो प्रिडेशन में क्या होता है? एक बेनिफिट होता है, एक नेगेटिव, एक को नुकसान होता है, हार्म होता है. सिंपल एग्जांपल देखें लायन और डियर का. तो लायन इज द प्रेडेटर, डियर इज द प्रे. तो किसको फायदा है? लायन को. सो प्लस माइनस रिलेशन है. दैट मीन्स पहला वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है और इसमें कैन नॉट बी कनेक्टेड ही पूछा है, रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा है. सो आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट है द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलेट मैटर. जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज. थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड, जिसमें चार्ज के बेसिस पर रिमूव करे जाते हैं ये वेस्ट पार्टिकल्स वगैरह, पॉल्यूटेंट्स. और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है. सो आंसर में कोई डाउट है ही नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से रिलेटेड इनकरेक्ट वाला बताना है आपको. सो फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड. तो जो फ्लावर बीटल्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं उनमें जनरली स्मेल अच्छी नहीं होती. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इनकरेक्ट वाला पूछा है. ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है और इसलिए बहुत सिली मिस्टेक है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. नेक्स्ट है मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है बीज आर द वन जो कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करती हैं. सो ये वाला है इनकरेक्ट ऑप्शन. बाकी भी देख लेते हैं. वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. यस. विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशन. तो ये भी सही है. सो ओवरऑल सेकेंड ऑप्शन इज द वन विच इज करेक्ट इन दिस केस. इनकरेक्ट वाला पूछा है, सो उस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी. तो ओवरऑल जैसे जो शेप वगैरह चेंज हो जाते हैं लीफ में, डायग्राम भी गिवन है प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में. सो इसमें बटर कप गिवन है, कॉटन, कोरिएंडर, ये तीनों एग्जाम्पल गिवन है. तो किसमें शो नहीं होता ये पूछा है. सो मेज इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी तीनों एग्जाम्पल की तरह प्लास्टिसिटी वाले टॉपिक में ही गिवन है एनसीईआरटी में. सो नो कन्फ्यूजन इन दिस ऑल्सो. नेक्स्ट है what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation. तो lactic acid fermentation हो या alcoholic fermentation, दोनों ही anaerobic respiration के टाइप है और clearly it is given in your NCERT that less than 7% energy इसमें रिलीज होती है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन NCERT के लाइन्स के हिसाब से 7% है. दैट इज़ द रीज़न यू शुड फोकस ऑन NCERT. आपको पता चल रहा होगा अब आंसर्स वगैरह देखकर. Girdling experiment was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which. कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो हमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है. तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेम. तो उसमें एक गर्डल कट कर दिया जाता है, ऐसा रिंग सॉर्ट ऑफ कट कर दिया जाता है
जिसकी वजह से वी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, सो वी हैड रिमूव्ड फ्लोएम, हमने फ्लोएम को हटा दिया है यहाँ पे, जाइलम वहीं का वहीं है। ओवरऑल जब हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो या साइंटिस्ट ने जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करा तो यहाँ पे फूड जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया और यहाँ पे डिपॉजिट्स मिले हमें, ठीक है, फूड के। सो दैट मीन्स फूड इज़ द एक्चुअली फूड ट्रांसपोर्ट का फंक्शन फ्लोएम परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि जब हमने फ्लोएम वाला पार्ट हटा दिया तो वो फंक्शन नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट ऑप्शन इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड, तो फोर्थ वाला आंसर इसका करेक्ट है। एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट है, मेंशन्ड है। Now next is which one of the following plant shows vexillary estivation and diadelphous condition? We already know P में ऐसा होता है, diadelphous that is 9+1 वाली condition, 2 bundles में stamens arranged होते हैं, whereas vexillary estivation में we have larger petal और पेटल इस तरह से स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंदर की तरफ विंग्स प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर की तरफ और छोटे कील प्रेजेंट होंगे जो कि फ्यूज्ड होते हैं। तो इस तरह का एस्टिवेशन होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और दोनों ही पी के कैरेक्टर हैं और पी का ही साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन का है दैट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये चीज़ बतानी है। In roots, xylem and phloems in vascular bundles are arranged in an alternate manner along different radii. This is correct. Conjoint वाले में closed vascular bundle do not possess cambium. तो इस तरह से phloem and xylem are present, और अगर इनके बीच में cambium present नहीं होता तो उसको closed बोलते हैं, whereas अगर present हो तो हम conjoint open बोलते हैं। इसमें ये cambium आ जाता है बीच में, this is open and ये वाला closed है। सो कॉन्जेंट क्लोज में कैम्बियम नहीं होता, ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो ये ऑप्शन भी सही है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम पजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम, तो ऑल दो प्रोटोजाइलम नहीं जाइलम की कंडीशन होती है, बट ठीक है, इसको भी कंसिडर करा जा सकता है, डाइकॉट स्टेम में ऐसा ही होता है। एंड लास्ट इज इन मोनोकॉटिलिडनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, तो पॉलीआर्क कंडीशन हमें मिलती है मोनोकॉट रूट में, जिसमें 6 बंडल से ज़्यादा होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नो, फोर्थ इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ये बोनस वाला क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू आर व्यू इसका बोनस होना चाहिए क्योंकि सारे ऑप्शंस करेक्ट है। ये वाला आप कंसिडर कर सकते थे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रोटोजाइलम दिया, जाइलम की कंडीशन होती है एंडार्च एक्सार्च, सो बट डी वाला सब ऑप्शंस में गिवन है। सो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू आवर व्यू ये बोनस होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम क्या नहीं होता है, तो माइटोटिक के टाइम आपने सिंपली पढ़ा है प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इनमें ओवरऑल हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है माइटोसिस में। अगर 2n टाइप ऑफ सेल है तो 2n ही बनाएगा, n वाला है तो n ही बनाएगा, ये आपका केस होता है माइटोसिस में। और मियोसिस में 2n वाला n बनाता है। सो मियोसिस के टाइम प्रोफेज काफ़ी, प्रोफेज 1 जो हम पढ़ते हैं उसमें काफ़ी स्टेप्स ज़्यादा होते हैं माइटोसिस के कंपैरिजन में, और उसी में ये वाला स्टेप भी इंक्लूडेड होता है। सो अगर यहाँ पे माइटोसिस पूछा है माइटोटिक, तो माइटोसिस में ऐसा कोई स्टेप नहीं होता, मियोसिस में होता है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स। ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लोज्ड फ्लावर जिसमें ये पिस्टल और स्टेमेंस इस तरह से पास पास लोकेटेड होंगे और सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा या ऑटोगैमस कंडीशन ही होगी। सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस में डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यस, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते हैं, सो इनमें वेरिएशंस भी नहीं आते हैं। तो यस, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एडवांटेज इनमें होता है अश्योर्ड सीड मिलना। सो ओवरऑल इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो थर्ड वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें से आपको करेक्ट वाले बताने हैं। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। नहीं, स्टेम वाले पार्ट में गिवन है एनसीईआरटी में ये चीज़, तो वहीं पे इनका मॉडिफिकेशन होता है, लीफलेट का नहीं होता। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग
Axillary buds form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. So yes, this option is correct. Stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the functions of leaf. Yes, photosynthesis करते हैं. Rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen from for respiration. This option is also correct. Subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. तो या इन NCERT it is given underground, मगर एक्चुअली सब एरियली होते हैं, तो सारे ऑप्शन ये करेक्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन ए. सो इसके हिसाब से फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका BCDE ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा. राइजोफोरा में भी आप अगर देखें हम तो इस तरह से नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ये शो करते हैं, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, जिसमें पोर्स होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए. और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए इस तरह का मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि मडी एरिया में, ये स्वाम्पी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर पाते, इसलिए राइजोफोरा में इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे ऑप्शंस करेक्ट है एक्सेप्ट वन. सो इसका आंसर है BCDE. नेक्स्ट है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रास हॉपर्स. जो ग्रास हॉपर्स है उनमें मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनका जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है XO या X0 कंसिडर करा जाता है. सो यस, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज फर्स्ट, ग्रास हॉपर. नेक्स्ट है हाइड्रोकोलाइड कैरागीन इज ऑब्टेन फ्रॉम. तो ये जो हाइड्रोकोलाइड कैरागीन का पूछा है, वैसे ब्राउन एल्गी रेड एल्गी दोनों हो सकते थे, बट कैरागीन रोडोफाइसी रेड एल्गी का है. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे. तो स्टूडेंट्स जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, दिस आर द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस जो सेल में होते हैं, सॉरी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस जो सेल में होते हैं. तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल वाले पोर्शन के थ्रू, डेड वाले पोर्शन के थ्रू, या हम बोल सकते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच में से जो मूवमेंट होगा उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं. लिविंग पार्ट में से, साइटोप्लाज्म में से होता है तो उसको हम सिम्प्लास्ट बोलते हैं. सो सिम्प्लास्ट होगा आपके साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में से, और एपोप्लास्ट होता है डेड वाले पार्ट से, सेल वॉल वाले पार्ट से या इंटरसेल्युलर स्पेसेस से. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत है. एंड इसमें यही पूछा है विच इज़ नॉट ऑब्जर्व, तो फर्स्ट वाला इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है. बाकी ऑप्शंस करेक्ट है. एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस, यस इट इज कंटिन्यूस, क्योंकि सेल वॉल में हिंडरेंस नहीं आता, डेड पार्ट है तो कंटिन्यू हो जाता है विदाउट एनी बैरियर. मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स. यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो ओवरऑल फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है. सो आंसर फर्स्ट है. नेक्स्ट इज given below are two statements, one is labeled as A and R. assertion reason type का है, देख लेते हैं assertion और reason क्या है इसमें. PCR polymerase chain reaction is used in DNA amplification. तो yes, DNA का multiple copies बनाने के लिए, thousands of copies प्रोड्यूस करने के लिए या millions of copies प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में आता है PCR. So this is correct. The ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. किसी भी सेल में बैक्टीरिया वगैरह में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ होता है. वी ऑलरेडी नो दैट. सो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये वही जीन है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ हो सकता है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, मगर ए जो है उसका करेक्ट रीज़न नहीं है आर. सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू कैमियोस्मोसिस. तो कैमियोस्मोसिस, कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट ट्रू. मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, तो यस ऐसा होता है. ओवरऑल प्रोटॉन्स मूव करते हैं स्ट्रोमा की तरफ बैलेंस बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा और बाहर की तरफ कम. तो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मॉलिक्यूल. तो इस तरह का कुछ डायग्राम है थाइलेकॉइड का, यहाँ पे बाहर की तरफ Na ऑन द कॉर्नर साइड, इस तरह से NADP से NADPH बनता हुआ आपको दिखता है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. स्ट्रोमा में होता है. ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो यस H+ अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो यस दे मूव आउट.
तो ऐसा भी होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उसी में हमें एट लास्ट ATP फॉर्मेशन देखने को मिलता है इसी की वजह से। एंड लास्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है करेक्ट जो है, प्रोटॉन ग्रेडियंट सही है। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा है तो लास्ट ऑप्शन सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाता है। NCERT में गिवन है बाकी तीनों चीज़ें। सो नेक्स्ट है द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक कौन से हैं ये पूछा हुआ है। तो जाइगोमॉर्फिक वो होते हैं जिसमें एक वर्टिकल प्लेन से दो में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे गुलमोहर एंड कैशिया ये दोनों ऐसे हैं जो एक वर्टिकल प्लेन से डिवाइड होते हैं इन 2 इक्वल हाफ्स। पी बीन इसके और एग्जाम्पल है NCERT के हिसाब से। सो दीज B and C आर द करेक्ट ऑप्शन। मस्टर्ड, चिली, दतूरा इनमें ऐसा नहीं होता। सो 4th ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेंडल्स, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, सही और गलत बताने हैं। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यस, मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी करा था एंड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही लिए थे उन्होंने और उस पर अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो यस, यही सारे कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने चूज करे थे। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो यस, इसका आंसर हो जाता है 3rd। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे नेट गेन पूछा है तो हमारे दिमाग में जल्दी से 2 ATP आता है कि ओवरऑल 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में हमें ओवरऑल मिलते हैं लास्ट में, मगर हमें 2 NADH भी मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। सो अगर ये NADH अपने हाइड्रोजन दे दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो वहाँ से हमें मिलते हैं, एक NADH से मिलता है हमें 3 ATP, तो 2 से हमें मिलेंगे 3 + 3 दैट इज 6 ATP ओवरऑल। तो 6 हमें यहाँ से मिल गए, 2 ऑलरेडी थे, 2 + 6 दैट इज 8 ATP इन टोटल हमें मिल रहे हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज 8, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेट पूछा है यहाँ पे, नेट गेन। हम ओवरऑल जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs देखते हैं, नेट ओवरऑल NADPH वगैरह NADH सॉरी से ओवरऑल कितना मिल रहा है FADH, तो वहाँ पे भी हम नेट गेन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम नेट गेन अगर पूछा है तो 2 ATP तो होते ही हैं, NADH वाला भी हम कंसिडर करेंगे। NADH और NADH2 इनके जो हाइड्रोजन देंगे ये जब, और उनसे जो ATP मिलेंगे वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अगेन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सही गलत हमें बताना है। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। तो यस, जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर में। और जो इसका रॉ मटेरियल, डेट्रिटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, NCERT लाइन्स है। सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो ऐसा नहीं होता है, लिग्निन और काइटिन के लिए तो डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है, वेयर एज शुगर्स वगैरह नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला अगर कोई बेस मटेरियल होगा तो उसमें ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो ओवरऑल अगर हम देखें इसमें इसका आंसर फर्स्ट वाला तो सही है, सेकेंड वाला गलत है। So overall statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. This is the answer for this question. Next है the process of translation of mRNA to protein begins as soon as. तो overall translation कब start होता है students, as it is NCERT line. ओवरऑल राइबोसोम्स ऐसे स्मॉल और लार्ज 2 सब यूनिट होती हैं और ये अलग अलग प्रेजेंट होती है। एज सून एज स्मॉल सब यूनिट जैसे ही mRNA के कॉन्टैक्ट में आती है तब जाके ट्रांसलेशन शुरू होता है, एज इट इज़ NCERT लाइन। सो द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, तब से ट्रांसलेशन शुरू होता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यूलोथ्रिक्स एंड मैनिटोल। इसका डायरेक्ट आंसर है यूलोथ्रिक्स जो है ग्रीन है, वेयर एज मैनिटोल ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है, मैनिटोल लैमेला आयरन।
सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस ऑप्शन इज मिसमैच्ड या इनकरेक्टली मैच्ड. सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136. AR वाला अगेन क्वेश्चन है. Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. तो यस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, मेंडल ने जो बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अच्छे से, एक्चुअली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता क्या है, बिना किसी और को अफेक्ट करे अगले इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाना, सेपरेट हो जाना और एक दूसरे के इनहेरिटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ने देना. सो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली पास लोकेटेड होते हैं जीन्स तो लिंकेज शो करते हैं. सो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है. सो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली. तो हाँ, ऐसा ही होता है, वो अच्छे से फॉलो नहीं करते इसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को. नेक्स्ट है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हमने लिंकेज पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है. सो ओवरऑल ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है फ्रूट का डायग्राम गिवन है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. इसमें हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इज गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉल्स फ्रूट वो होते हैं पिस्टल के अलावा अगर कोई और पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे तो हम उसको बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट. तो यहाँ पर इन केस ऑफ एप्पल का जो कि ये डायग्राम गिवन है, इसमें सी वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है थैलेमस को, और थैलेमस ही वो है जो इसको फॉल्स फ्रूट बना रहा है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिलरेट फॉस्फोरस साइकिल. तो स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस जो होता है वो उसका रिजर्वॉयर कहाँ होता है? इन द रॉक्स. तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग अगर ज़्यादा होगी रॉक्स की तो ऑफकोर्स ये एक्सेलरेट कर देगी फॉस्फोरस साइकिल को. सो इसका करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट हम रिजर्वॉयर के बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. सो फर्स्ट इसका आंसर है. नेक्स्ट है द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेज इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल इन रेफरेंस टू दिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो इसमें रॉन्ग वाला बताना है. सो इसमें फर्स्ट है इट इज़ चीपर देन डीजल. तो यस, चीपर होता है, ये सस्ता होता है. इट कैन नॉट बी अडल्टरेटेड. हाँ, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करी जा सकती. सो ये ऑप्शन भी सही है. CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल. तो यस, इसलिए इसको प्रेफर करा जाता है एज क्लीनर फ्यूल है, यू कैन से. and the same diesel engine is used in CNG buses making the cost of conversion low. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. So same engine नहीं यूज़ होता, तो this option is wrong. So fourth वाला इसमें wrong वाला ही पूछा है, false वाला. So fourth option is correct for this. Next है what is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundle in C4 plants. तो अभी थोड़ी देर पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो C4 प्लांट्स में क्या होता है, बाहर की तरफ मेसोफिल सेल, अंदर की तरफ बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल में होते हैं रुबिस्को, और रुबिस्को हाई टेम्परेचर में फोटो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसीलिए उनको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, और ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी ना आए और ऑक्सीडेशन ना करे, कार्बोक्सिलेशन ही करें. ये रीज़न होता है कि हम C4 प्लांट्स में रुबिस्को बंडल शीथ सेल में क्यों प्रेजेंट होता है. तो लेट्स सी द ऑप्शन. टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर. यस, C4 प्लांट्स कैन, उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है हायर होता है C3 प्लांट से, क्योंकि जो रुबिस्को है ये अंदर शिफ्ट हो गया है, तो डायरेक्ट जो टेम्परेचर है उसके थोड़ा सा कंपैरेटिवली अंदर वाले सेल्स में आप लोअर कंसिडर कर सकते हो. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन, एंड बाकी ऑप्शन हमें डायरेक्ट सबसे पहला वाले ही करेक्ट है, तो बाकी पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट है ट्रांसपोजोन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इनमें से किस में यूज़ करा जा सकता है. तो जो ट्रांसपोजोन्स है, जंपिंग जीन्स बोला जाता है. दीज आर द जंपिंग जीन्स. ये जो जंपिंग जीन्स होते हैं ये ओवरऑल जीन साइलेंसिंग में काम आते हैं. जीन को अपना फंक्शन ना करने देना, DNA को अपना एक्सप्रेशन ना करने देना, दैट इज जीन साइलेंसिंग. तो RNA इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो हमने पढ़ा है, उसमें ये जंपिंग जीन्स यूज़ में आते हैं. सो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं जीन साइलेंसिंग
इज द वन जिसमें आपको ट्रांसपोजोन्स यूज आते हैं. सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. तो ऑटोजोम लिंक्ड पूछा है स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो ये सब पहली बात रेसेसिव वाले हैं, और ये वाला फॉर एग्जांपल दिस इज 6 लिंक्ड रेसेसिव, ये ऑटोजोमल रेसेसिव है, तीनों ही रेसेसिव है. माइटोनिक डिस्ट्रॉफी जो जिसमें मसल्स वगैरह वीक हो जाती है, ये एक ऑप्शन है विच इज़ ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट. तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है. सो एनसीईआरटी में बाकी तीनों ओवरऑल ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये तीनों रेसेसिव हैं, तो अपने आप हमें आंसर मिल जाता है, दैट इज फोर्थ. नेक्स्ट है यहाँ पे मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है और आपको मैच करना है. तो वी ऑलरेडी नो अगर सेंटर में प्रेजेंट है टू इक्वल, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, तो हमें मिल जाएगा मेटासेंट्रिक. उसके बाद थोड़ा सा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से एक आर्म थोड़ा सा लंबा और एक स्लाइटली छोटा हो जाता है, ये होता है सब मेटासेंट्रिक में. एक्रोसेंट्रिक में एकदम छोटा पार्ट रह जाता है, टूवर्ड्स एंड ही आ जाता है. दूसरा वाला जो ये पार्ट होगा कंपैरेटिवली आर्म होगा, वो लंबा होता है और एक एंड ज़्यादा ही छोटा होता है, ये होता है एक्रोसेंट्रिक में. और टीलों में एकदम टर्मिनल पोजीशन हो जाती है. सो ये कंडीशन है, इसके हिसाब से जब हम मैच करके देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ए वाले का थर्ड है, दैट इज सेंट्रोमियर इज इन द मिडल एंड टू इक्वल आर्म्स आपको मिल रहे हैं मेटासेंट्रिक में. बी वाला 1 एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एंड की तरफ लोकेटेड है. सी वाले का 4 सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, तो सब मेटासेंट्रिक में ये होता है. टीलोसेंट्रिक में डी वाले का 2 टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड. या सो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 144. इसमें पूछा है रीड द स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट. तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड. तो ऐसा नहीं होता है, वो फॉस्फोलिपिड होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड. सी डबल बॉन्ड सैचुरेटेड वाले में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. देन है जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर. तो ये ऑप्शन सही है. इवन दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. सी हाउ मच इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इज. नेक्स्ट है फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल टू मेक मोनोग्लिसराइड. सही है ऑप्शन. एंड एक और ऑप्शन है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ये ऑप्शन भी सही है. सो ओवरऑल सी डी ई सही है, ए और बी गलत है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल. तो ओवरऑल होता क्या है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम प्योर वाटर का होता है साई W इक्वल्स टू 0. सो अगर हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज या रिड्यूस हो जाता है. दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर 145 इज 4. नेक्स्ट है मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट. तो ओवरऑल इनके हिसाब से हमें मैच करना है कि कौन सी लाइफ साइकिल इनमें प्रेजेंट होती है. सो लेट्स सी स्पाइरोगायरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, फोर्थ वन, दैट इज ए का सेकेंड. सो स्पाइरोगायरा जो है एल्गी है जिसमें डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है. सो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. देन बी का थर्ड वाला फर्न में डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस गैमेटोफाइट, दैट इज alternate with the gametophyte that is prothallus. तो yes इसमें this option is also correct. C का fourth Funaria में dominant haploid leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte. तो yes हमें Funaria का स्ट्रक्चर पता है, इस तरह का गैमेटोफाइट होता है, राइजोइड्स होते हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से फुट सीटा कैप्सूल उसमें डेवलप होता है. सो ये पार्शियली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है. दिस इज द गैमेटोफाइट एंड दिस इज द स्पोरोफाइट. तो यस ये ऑप्शन सही है, दैट इज सी का फोर्थ, फनारिया का फोर्थ वाला, मॉसिस का एग्जाम्पल है ये. एंड लास्ट इज डी का फर्स्ट, साइकस का फर्स्ट, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्क्यूलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट. तो ओवरऑल जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स में भी जिम्नोस्पर्म्स में भी. तो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो फोर्थ वाला इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट है वाइल एक्सप्लेनिंग द इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन. तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करे थे. पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कोई बेनिफिट होना स्पीशी को, नेगेटिव साइन डेट्रीमेंटल या नुकसानदायक होता है, एंड जीरो फॉर न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान. सो यहाँ पे पूछा है विच
इनमें से कौन से ऑप्शन में वी कैन असाइन प्लस एंड माइनस? तो यहाँ पर हमें प्रेडेशन में पता है कि एक स्पीशी प्रेडेटर को फ़ायदा और प्रे को नुकसान होता है, तो दैट मीन्स दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वाला। कमेंसलिज्म में स्टूडेंट्स इट इज़ +0 रिलेशनशिप, कॉम्पिटिशन में माइनस एंड माइनस होता है, अमेंसलिज्म में माइनस एंड 0 होता है, न्यूट्रल, एक को नुकसान एक को कोई फ़ायदा ना नुकसान। सो ओवरऑल प्रेडेशन दैट इज़ प्लस एंड माइनस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। Okay, we are moving towards the end. 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं. Let's discuss this also. In the palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? तो restriction enzyme molecular scissors होते हैं जो कि कट करते हैं palindromic sequence में, जो आगे और पीछे से सेम होते हैं उन्हें हम palindromic sequence बोलते हैं. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ. इसको मैनेज जैसे याद करा था, दैट वाज गटैक, ये ट्रिक यूज़ करी थी, GAATTC. और यहाँ पे इसका रिवर्स भी अगर हम देखें तो GAATTC. सो ओवरऑल ये पैलिंड्रोम गिवन है इन द NCERT ऑल्सो, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज फोर्थ. नेक्स्ट है 149. If a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assigning of functions of different segments, सारे होल की सीक्वेंसिंग करी है जेनेटिक मटेरियल की एंड देन उसमें फंक्शन असाइन करे हैं, तो ये मेथोडोलॉजी क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट NCERT लाइन ब्लाइंड अप्रोच, जिसमें सबकी सीक्वेंसिंग पहले हो और देन उसको फंक्शन असाइन करे जाए, तो दिस इज डन इन सीक्वेंस अनोटेशन. सो इसका डायरेक्ट जो आंसर है दैट इज थर्ड ऑप्शन. लास्ट है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बॉटनी पेपर, NEET 2022. 150. The anatomy of spring wood shows some peculiar features. Identify the correct set. तो इनमें से करेक्ट वाले आपको बताने हैं. तो स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोला जाता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है. स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम वेसल्स विद जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स. तो ऐसा नहीं होता, वाइडर वेसल्स प्रोड्यूस होती हैं, वाइडर वेसल्स वाले जाइलम. लाइट इन कलर, स्प्रिंग वुड लाइट ही होता है. स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोज ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स. एंड लास्ट इज लोअर डेंसिटी. तो यस, ये जो डी ऑप्शन है जिसमें हमें पता है एनुअल रिंग्स कैसे बनती है, लाइट एंड डार्क कलर की रिंग्स स्प्रिंग और ऑटम वुड की वजह से, और ओवरऑल ये दोनों रिंग मिलाकर एक एनुअल रिंग बनाती हैं जिसकी मदद से हम एज ऑफ द ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. एंड डेंसिटी वाइज भी देखा जाए तो वाइडर वेसल्स वाले जाइलम हैं तो इनकी डेंसिटी भी कंपैरेटिवली कम रहती है. तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट बी. So fourth option A, C, D, E, this is the correct one. So इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. आई होप आपने सही ऑप्शंस ही अटेम्प्ट करे हों, सारे ऑप्शंस आपके सही हों. आपको अभी पता चल ही गया होगा कितने आप सही करके आए कितने गलत. आई होप सो सारे आपके सही हों. एंड जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं पेपर उनको बेस्ट ऑफ लक. एंड आई होप आपको NCERT का इम्पोर्टेंस पता चल गया हो और आप NCERT प्रायोरिटी पे करें. एंड यस, थोड़ा बहुत 10% आप ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल होगा, बट प्रायोरिटी शुड बी NCERT. एंड लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कैसा पेपर आता है. अभी पेपर वॉज मॉडरेट क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बहुत आप लेंदी बोल सकते हो इसलिए थोड़े टफ थे, अदरवाइज इट वॉज काइंड ऑफ ओके पेपर. एंड पिछले बार के मुकाबले या इट वॉज लेंदी तो टाइम भी इस बार ज़्यादा था. सो या दिस वॉज अबाउट द पेपर. एंड ओके, थैंक यू.